Good afternoon, everyone. I am Sapna Sharma, standing in front of you to present my views on World Anesthesia Day. Today, we all are gathered to celebrate World Anesthesia Day, observed every year on 16th of October. This day marks the historical moment in medical science. The first successful public demonstration of anesthesia is on 16th October 1846 by Dr. William T.G. Morgan. He used ether to make patients unconscious during surgery, proving that pain-free surgeries were possible. Before anesthesia, surgery was one of the most painful and terrifying experience for patients. But with the discovery of anesthesia, medicine entered a new era. An era of compassion, comfort, and courage. Anesthesia not only removes pain during surgery but also ensures patient safety, relaxation, and quick recovery. Behind every successful surgery, there is a skilled anesthesiologist who works silently to protect the patient's life. On this day, let us honor and thank anesthesia professionals. Doctors, technicians, and nurses who dedicate their life to patient care. Their work may be unseen, but it is life-saving. Thank you. आकाश यादव, जून 2025 बैच। मैं आपको बताऊंगा कि सर्जरी के पहले हमें अपने हाथों को कैसे क्लीन करना है और उसके क्या क्या फायदे होते हैं। तो हमें अपने हाथ क्लीन करने से हमें ये फ़ायदा होता है कि सर्जरी के दौरान हमें पेशेंट्स को जो कीटाणु वगैरह हमारे हाथों में होते हैं जो हमें नॉर्मल आंखों से नहीं दिखते हैं, हम उसको क्लीन कर सकते हैं, जिससे ऑपरेशन थिएटर में हमें सर्जरी करते हुए पेशेंट को भी थोड़ा फ़ायदा मिलता है। तो उसके तरीके ऐसे होते हैं कि पहले हम अपने हाथों पे पानी लेते हैं, उसके बाद जो हमारे पास एंटीसेप्टिक साबुन है या फिर जो भी है हैंड वॉश वगैरह, हम उसको अप्लाई करेंगे अपने हाथों पे। उसका पहला जो तरीका होता है वो पहले पाम टू पाम हम करते हैं स्क्रब, और इसका तरीका होता है, इसका टाइमिंग जो है वो है कम से कम 3 मिनट। हमें 3 मिनट तक अपने हाथों को वॉश करना है। तो पहले हम जो पहला स्टेप है उसका तरीका होता है अपने हाथों पे लेने के बाद पहला ये होता है। उसके बाद फिर दूसरा तरीका होता है कि हमें बैक साइड भी अपने हाथों को पूरी अच्छे तरीके से क्लीन करना है। तो हमें कभी कभी यूँ मत कर लेना कि मतलब ऐसे नहीं होता कि हम ऐसे लगा लें, नहीं, अपने हमारे हाथों के जो अंदर के जो स्पेस है वहाँ भी हमें क्लीन करना पड़ता है। तो दूसरा स्टेप है हमारा ऐसे, तो हम एंटीसेप्टिक साबुन लेने के बाद हम अपना ऐसे करेंगे। तीसरा जो होता है वो हमें इनसाइड भी करना होता है, तो इनसाइड में हम ऐसे भी कर सकते हैं, और एक ये तरीका होता है ऐसे करने से जो हमारे हाथों में छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो सब अच्छे तरीके से धुल जाते हैं। और इसका जो एक और तरीका है कि इसको हम यहाँ तक अपने एल्बो तक क्लीन करते हैं। तो अगर हमने जैसे साबुन ले लिया, उसके बाद अगर हमने एक बार ऐसे हाथ कर लिया, उसको हमें रिटर्न लेके नहीं जाना है, हमें बस एक ही बार यहाँ तक एल्बो तक हमें क्लीन करना है। और हाथों की जो पोजीशन होती है वो हमेशा यूँ होती है ऐसे, ये नहीं कि हमने हाथ धुला फिर ऐसे करके दूसरी चीज टच कर लिया। उसके बाद हमें हेयर ड्रायर जो होता है, सॉरी हैंड ड्रायर जो होता है, हैंड ड्रायर उससे या फिर टॉवल वगैरह से क्लीन कर सकते हैं, जिससे हमें सर्जरी करने में आसानी होती है। इंटुबेशन बेसिकली क्या होता है, इसको कहते हैं एनेस्थीसिया के दौरान आर्टिफिशियल ब्रीथिंग को। हम प्रोसेस देखते हैं कैसे करते हैं। कोई जानता है इंटुबेशन के बारे में? कौन बता सकता है? एक बार हाथ खड़ा करो फटाफट। अजय, मैंने हाथ ही करा। इंटुबेशन क्या होता है? इंटुबेशन होता है ईटी ट्यूब को इंसर्ट करना ट्रैकिया के अंदर। इंटुबेशन ईटी ट्यूब को इंसर्ट करना है ट्रैकिया के अंदर। ओके। धीरज, ये एक आर्टिफिशियल होता है ब्रीथिंग देने का तरीका। इसमें हम ईटी ट्यूब के द्वारा पेशेंट को ब्रीथ प्रोवाइड करते हैं आर्टिफिशियली। यहाँ से कोई बता सकता है इंटुबेशन के बारे में और कुछ इसके अलावा कि हमें क्या ध्यान रखना चाहिए ड्यूरिंग इंटुबेशन? कोई नहीं? यहाँ से ठीक है, और कोई? कोई नहीं। ये पता है किसी को क्या होता है? लेंथोस्कोप। सबको पता है लेंथोस्कोप। इसका यूज क्या होता है? यूज क्या होता है इसका? विजुअलाइजेशन ऑफ बस ट्रेकिया को हम विजुअलाइज करते हैं। वो तो वैसे टॉर्च मार के भी तो कर सकते हैं।
क्या करना है इससे हम? उठाते हैं, भी तो बनाना होता है। लिफ्ट ऑफ उठाने के लिए। एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस को उठाते हैं ताकि हम ट्यूब को इजीली इंसर्ट कर सके। ऐसा ना कि हम ट्यूब इंसर्ट कर रहे हैं और एपिग्लॉटिस जो है उसमें ये ट्यूब जो है उस पे जाके टकरा जाए, ट्रॉमा हो सकता है पेशेंट को। तो अब हम देखेंगे कि इंट्यूबेशन कैसे करना है। सबसे पहले हमारे पास एक डमी है, ठीक है। हमें सबसे पहले पेशेंट को जो भी मसल रिलैक्सेंट्स वगैरह देके, जितनी भी मेडिसिन देके, हमें पहले 3 to 5 मिनट्स तक उसको प्री ऑक्सीजनेट करना होता है। प्री ऑक्सीजनेट करने से इससे क्या है, जो ऑक्सीजन है उसके लंग्स में थोड़ी सी स्टोर हो जाती है कि अगर हम इंट्यूबेशन में थोड़ा सा भी टाइम लग रहा है तो जो रिजर्व ऑक्सीजन है बॉडी इसको यूज कर सके, ठीक है। देन उसके बाद हमें इसको चिन को थोड़ी सी लिफ्ट करके और इसको ओपन करके हमें यहाँ पे इस तरीके से उसको डाल के इसको से चिल वो लिफ्ट करते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस लिफ्ट करने से जो है कि हम जिसमें ट्यूब है, जो हमारे साथ टेक्नीशियन होगा वो ट्यूब को इसके अंदर इंसर्ट करेगा। इंसर्ट करते ही जो कफ है इसको इन्फ्लेट करना होता है। कितनी कफ है इसको इन्फ्लेट करना होता है। एयर आती है 5 to 7 ml, ठीक है। ये कफ को इन्फ्लेट करना होता है। ये कफ इन्फ्लेट होने से क्या होता है कि जो भी ये जो है ना ट्रैकिया के अंदर जाके इसको पकड़ लेती है ट्रैकिया को, जिससे क्या हिलती नहीं है। इसका एक काम और होता है कि जितनी भी हमारा जो सलाइवा जो अंदर इकट्ठा होता है वो ट्रैकिया में जाने से रोकता है उसको। और ये करने के बाद हमें हमेशा उसको सक्शन करना होता है, उसके जितना भी सलाइवा या कोई भी म्यूकस वगैरह जितना भी अंदर है उसको हमें हमेशा सक्शन करना होता है ताकि पेशेंट एस्पिरेट ना कर जाए। अगर एस्पिरेट कर गया तो क्या हो सकता है, तो बता सकता है? अगर पेशेंट एस्पिरेट कर गया तो क्या हो सकता है? डेथ हो जाएगी पेशेंट की। लंग्स में जाएगा और 99% उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। कॉज ऑफ डेथ है 99%, ठीक है। थैंक यू। राहुल सर क्वेश्चन राहुल सर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते? हो सकता बिल्कुल। नहीं हो रहा है। मैं मयंक शर्मा और आज हम आपको सीपीआर के बारे में एक्टिविटी दिखाएंगे और उसके बारे में बताएंगे। जैसे कि सीपीआर मतलब होता है कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन। ये एक प्रोसेस होता है, ये हम किसी को दम देते हैं उसको कार्डियक अरेस्ट आता है। क्या हमें किसी को पता है कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? आंसर दे रहे हैं भाई, अगर वो कुछ कार्डियक अरेस्ट कार्डियक अरेस्ट में ब्लॉकेज हो जाती है, ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज आ जाता है। अगर किसी को सीपीआर देना हो तो हमें उससे पहले कुछ स्टेप्स का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि अगर किसी को रोड पे एकदम कार्डियक अरेस्ट आ जाए तो हमें ये नहीं करना कि उसे वहीं पर रोक के उसको यूँ दबाने लग जाना है कि पीछे ट्रक आ जाए उड़ाई जाए। तो पहले उसे साइड में कर देना है और फिर क्या करना है, किसी भी जो भीड़ कोई इंसान हो उसको बोलना है कि अब एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी, तो कोई हेल्प ना हो जाए। फिर हमें उससे पहले कुछ स्टेप्स का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे उसको कंप्रेशन देने पड़ते हैं 30:2 के 2.5 की डेप्थ तक 1 मिनट में 4 बार गिनना पड़ता है। हेलो हेलो आकाश बोल एम्बुलेंस। अच्छा हमको 4 साइकिल चलानी होती है। तो इसके बाद अगर किसी बेबी को आ जाए तो उसे हमें 15:2 के देने पड़ते हैं कंप्रेशन। किसी बेबी को आता है तो हमको बहुत कम से देना पड़ता है, फिर 2 फिंगर्स देते हैं। इससे पहले यहाँ पे नर्स चेक होती है। फिर होल्ड करके जैसे कि आपने देखा ऐसे ही जैसा कि आपने देखा ऐसे ही सीकर पर मूव करते हैं। First such says like it's time for the next action, which is intubation. इंट्यूबेशन
गुड आफ्टरनून। सो आज हम यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं जिसमें डिफरेंट ओटी जोन्स के बारे में बताएंगे। ओटी जोन्स की जरूरत क्यों होती है, कोई बता सकता है? कोई भी ओटी जोन के बारे में बता सकता है कि ओटी जोन की क्यों जरूरत होती है, हमें क्यों ओटी जोन बनाने चाहिए, अगर नहीं होगा तो क्या हो सकता है? बाहर के इन्फेक्शन के अंदर आ सकते ये हैंड रेस करो फटाफट, जो बता सकते हैं फटाफट से बताओ। ओटीज बहुत ही क्रिटिकल एरिया है, वहाँ बाहर के इन्फेक्शन अंदर आ सकते हैं। जोन्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि पता हो कौन सी पर्सन कौन से जोन्स में जा सकते हैं, कौन किस जोन में अलाउड है। और कोई बता सकते हैं ओटी जोन्स के बारे में? ऑपरेशन ऑपरेशन जोन नहीं, जोन्स की जरूरत है, मतलब क्लीन जोन, स्टेराइल जोन, डर्टी जोन, प्रोटेक्टिव जोन, इसकी जरूरत क्यों होती है, क्या इसकी जरूरत है? कोई बात नहीं, और कोई बता सकता है? हाँ, इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए। और फटाफट बताओ। जोन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हमें पता नहीं चल पाएगा स्टाइल कौन सा है और अनस्टाइल कौन सा है। बहुत बढ़िया। और कोई? चलो, अब मेरा नाम राहुल है, अब धीरज। और हम चारों मिलकर आज यहाँ पे समझाएंगे कि प्रोटेक्टिव जोन की जरूरत क्या होती है और इनके अंदर कौन कौन से जोन आते हैं, इनका काम क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हमारा आता है प्रोटेक्टिव जोन। हेलो गाइस, मैं प्रोटेक्टिव जोन। मेरा काम होता है ऑपरेशन थिएटर में जो बाहर से जाने वाले बैक्टीरिया होते हैं उनको कम करना या फिर उनसे सुरक्षा करना। ठीक, मेरे अंदर और एरियाज आते हैं जैसे कि वेटिंग एरिया, चेंजिंग एरिया। मैं हूँ क्लीन जोन। तो क्लीन जोन के अंदर जो मेरे अंदर चीजें आती हैं वो आती है पहले आपका प्री ऑपरेटिव रूम, प्री ऑपरेटिव रूम। ऑपरेशन से पहले जब भी हम किसी पेशेंट को ऑपरेशन से पहले तैयार करते हैं वो प्री ऑपरेटिव रूम में आते हैं, जहाँ पे कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ ड्रग्स दिए जाते हैं ताकि जो भी उसका हेजिटेशन वगैरह उसको वहाँ पे कम किया जा सके, वहाँ पे उसके वाइटल्स वगैरह और जितनी भी रिपोर्ट्स है सारी वहाँ पे आती है। देन उसके बाद आता है क्या कहते हैं प्री एनेस्थीसिया रूम, जहाँ पे उसका एनेस्थीसिया का भी चेकअप होता है। और ये मैं यहाँ पे चेंजिंग रूम्स वगैरह भी होते हैं, जितने भी स्टाफ बाहर से आते हैं वो यहाँ पे अपनी ड्रेस वगैरह चेंज करते हैं, जो भी वो घर से जो भी कपड़े पहन के आते हैं उसे वहीं रख के ये जो स्क्रब होता है ये पहन के अंदर जा सके, ताकि जो भी इन्फेक्शन बाहर से आ रहे हैं वो ओटी रूम तक, स्टेराइल एरिया तक ना जा सके। और पोस्ट ऑपरेटिव रूम, जितनी भी सर्जरी हो जाती है उसके बाद जो पेशेंट्स आते हैं पोस्ट ऑपरेटिव रूम में आते हैं ताकि वहाँ पे क्या कहते हैं उनकी देखभाल की जा सके। स्टेराइल जोन, यह वो जोन होता है जो फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है। यह इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है और पेशेंट को इन्फेक्शन से कंट्रोल करके उसे एक सेफ और अच्छे प्रोसीजर के लिए रेडी भी करता है और अच्छे ट्रीटमेंट की तरफ आगे भी बढ़ाता है। डर्टी जोन, इसका दूसरा नाम डिस्पोजेबल जोन भी होता है। इसमें जितने भी कंटेमिनेटेड मटेरियल्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसको मैनेज करा जाता है और हैंडल करा जाता है, डिस्पोज करा जाता है। और इसमें जितने भी स्टेराइल जोन और क्लीन जोन से बहुत सेपरेट होता है। इसका कॉरिडोर और इसके जो रूम है वो अलग होते हैं। इसका एग्जिट दो होते हैं, जिसमें से एक स्टेराइल वाला होता है, इसमें से क्लीन इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, दूसरे से एग्जिट से जाते हैं। थैंक यू। Very good boys. That's truly informative. Now, I would like to call